इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही मानव समाज की चालक होती हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हो, तो थोड़ा विचार कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा कि आपको विचार करने के बाद समझ में आएगा कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्याएं हैं। कुछ इच्छाओं की सफलता और कुछ इच्छाओं की निसफलता ही आपके जीवन का परिचय होती है। परंतु कुछ लोग मर मर कर इस प्रकार अपनी इच्छाओं के लिए जीते रहते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को तो कभी मार नहीं पाते और वो इच्छाएं ही उन्हें जीवन भर अपने पीछे दौड़ाती रहती हैं। उसी प्रकार से जैसे एक मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है। परंतु इन इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी विद्यमान रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इच्छाएं अपूर्ण हो रहती हैं या इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो उससे ही आपके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, स्वयं विचार कीजिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बम्बोले एकेडमी। आई एम दीपक सैनी, फिजिक्स फैकल्टी, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइनेमेटिक। इन द काइनेमेटिक, दिस इज द लेक्चर नंबर 7 and this lecture number 7 and we are this is the lecture number 8 and this lecture number 8 we are going to discuss the motion under gravity। और जो मोशन अंडर ग्रेविटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि आप बम्बोले एकेडमी यूट्यूब पर जाकर के हमारे बहुत सारे वीडियो, हमने सीरीज ऑफ वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं। आप यदि नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बम्बोले एकेडमी को, और वहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं उनको सबको एनालिसिस करके थोड़ा सा उनकी हेल्प लेकर के इससे पहले के जितने लेक्चर हैं, 7 लेक्चर अभी तक हमने पोस्ट कर चुके हैं, है ना, और ये 8वां लेक्चर है और इसमें हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन, है ना, कैसे? इन स्ट्रेट लाइन। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लेके एंड तक एक एक स्टेप आप सुनिएगा, एक एक स्टेटमेंट हमारा सुनिएगा, तभी आपको जाकर के समझ में आएगा। यदि आप इस लेक्चर को प्रॉपरली देखते हैं, धीरे धीरे करके आराम से समझ करके पूरा देखते हैं, डेफिनेटली आपको किसी और स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होगी, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट ही इस तरीके का है कि हम पढ़ाने में, इसे हमने कितने सालों से पढ़ाते आए हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करा और मोशन अंडर ग्रेविटी और ख़त्म, जब गाड़ी एकदम से ख़त्म ही हो गई तभी जा करके हमने इसे ख़त्म करा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसका बेस बनाऊंगा। बेस कैसे बनाएंगे? देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इसमें आप 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो 4 पॉइंट कैसे होगा? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस करेंगे, आपको रिवाइज कराएंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद हम फोर्स ऑन बॉडी, ये बताऊंगा मैं आपको। अंडर ग्रेविटी क्या होता है ये बताएंगे। क्लियर है क्या बात? फोर्स ऑन बॉडी अंडर ग्रेविटी क्या होगा। दूसरी बात, हम इक्वेशन ऑफ मोशन ढंग से लिखना सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन होती हैं, उसे हम लिखना सीखेंगे अच्छे से। उसके बाद वी विल लर्न द साइन कन्वेंशन। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर जो आपने उल्टा सीधा साइन रख दिया, आपको पता ही नहीं है, बस रट रखा है, तो आपका 100% क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो हो सकता है सही हो जाए, लेकिन बाकी क्वेश्चन कैसे सही होंगे? अगर जो टफ क्वेश्चन आ जाता है तो साइन कन्वेंशन को आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि मैं बताऊंगा और आपको समझना होगा। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेटा हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। आप बता दो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू मी? वैसे तो आप सब बच्चे जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये 2 पॉइंट है ए और बी, यदि मैं इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला दूं, है ना, ऐसे भी जा सकता है, तो ये तो डिस्टेंस हो जाती है, पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। तो लेकिन अपनी क्या डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि आप लिख लीजिए क्या
कि लाइन ज्वाइनिंग मैंने पढ़ा चुका हूं, मैं पहला चैप्टर जो है काइनेमेटिक का उसमें डिस्प्लेसमेंट ही डिस्कस किया है। लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको क्या याद रखना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वेक्टर को मिलाने वाला, मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन ए थी और ये तो हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी वेक्टर वुड बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है क्या बात? लेकिन ये तो डेफिनेशन तब हमने यूज की थी जब हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था। अभी हमारा थोड़ा सा मोटिव बदल गया है, अभी भी हम डेफिनेशन तो वही होंगे, लेकिन जो जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको उसके बारे में डिस्प्लेसमेंट कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्स अंडर ग्रेविटी पे पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन। मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, लेकिन जो मोशन हो रही है ग्रेविटी के अंडर में हो रही है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है, सीधी सीधी हो रही है। या तो बॉडी ऊपर जा रही है या बॉडी नीचे जा रही है ना, ऐसे करके नहीं जा रही है। जैसे आपने ये पेन छोड़ा, कैसे जा रही है, आपने सीधा छोड़ा और सीधी जा रही है, या आपने ऊपर फेंका तो ऊपर जाकर के रुकेगी। मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन हो रही है ना। तो क्लियर है बात? तो देखो कितने केस बन सकते हैं, आप बता सकते हो मेरे को कितने केस बन सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन में? 4 केस बन सकते हैं। कैसे कि मान लेते हैं ये ग्राउंड है हमारे पास, व्हाट इज ग्राउंड? तो ग्राउंड से हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक देंगे, जैसे इस पेन को ऊपर की ओर फेंकते हैं, है ना, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा और वापस आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? यू से फेंकेंगे, ये मोशन होगी। दूसरा केस क्या बन सकता है बेटा कि कोई टावर ले ले हम, है ना, टावर ले लें और उस टावर से हम क्या करें, उस टावर से किसी बॉल को ड्रॉप कर दें। ड्रॉप जब भी आपको शब्द यूज होगा तो आप समझ जाना ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ड्रॉप करेंगे जब हम को, तो इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, टावर से बढ़ती जाएगी और यहाँ पर आकर के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, बहुत तेजी से टकराएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, है ना, ये तो क्या हो जाएगा सेकंड केस, और ये क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट केस, ये सेकंड, ये थर्ड केस। थर्ड केस भी क्या होगा, टावर से हम क्या करें, किसी टावर से हम किसी बॉडी को नीचे की ओर u वेलोसिटी से थ्रो करें। थ्रो करने का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर फेंके। जब नीचे की ओर फेंकेंगे तो नीचे नीचे आ जाएगा और यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी। क्लियर है कि बात? बेटा फोर्थ केस क्या हो सकता है, बता सकते हो? फोर्थ केस ये हो सकता है कि यदि आप एक टावर लेते हो और टावर के ऊपर पे चढ़ करके किसी बॉल को u वेलोसिटी से आप ऊपर फेंकोगे तो बॉल ऊपर जाएगी और वापस फिर से नीचे आएगी और v वेलोसिटी से टकराई जाएगी। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन में बेटा कितने केस हैं, 4 केस हैं। यही 4 केस और केवल इन्हीं 4 केसेस को आपको डिस्कस करना है। क्लियर है क्या बात? देखो हम पढ़ने जा रहे हैं इस केस में डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ध्यान से देखो कि जब आपने इसे फेंका तो जब ये घूम घाम करके नीचे आ गया तो जो इनिशियल पोजीशन O थी और फाइनल पोजीशन A थी, तो O और A एक ही पॉइंट पर हैं। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या करेंगे इस केस में, कॉन्साइड करेंगे। क्लियर है क्या बात? अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जब हमने किसी h हाइट के टावर से किसी बॉडी को ड्रॉप किया हुआ है। तो इनिशियल पोजीशन तो मान लेते हैं बेटा AO है और फाइनल पोजीशन नीचे नीचे आते आते कहां पर पहुंच जाता है, A पर हो जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर। कैसे मिलाऊं, ऐसे मिलाऊं, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर ये। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, नीचे की ओर, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाइट। क्लियर है क्या बात? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h और डाउनवर्ड। कैसे बेटा, दिस इज डाउनवर्ड हो जाएगा। आ गई बात समझ में? दूसरी बात, अब हम केस थर्ड में करें तो अभी भी इनिशियल पोजीशन तो इसकी O है, लेकिन इसमें हमने थ्रो कर दिया है
और फाइनल पोजीशन बेटा कितनी है, ए है। क्लियर है के बाद? तो यदि हम देखें तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां मैं ओ ए वेक्टर को लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां भी वही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सेम एज इट इज। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, ओ ए वेक्टर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और इसका मैग्नीट्यूड एच के इक्वल होगा। क्लियर है बात? अब हम आते हैं बेटा थर्ड केस पे, है ना। थर्ड केस की बात करें यदि हम, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, एंड तक सुनना, समझ समझ के सुनना। कैसे कि यदि आप इनिशियल पोजीशन को इसे लें और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, ए हो जाएगी। ये पार्टिकल ऊपर जाता है और यहाँ वेलोसिटी तो वैसे तो थोड़ी देर के लिए इसकी इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाती है, लेकिन बेटा ये वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की डेफिनेशन इनिशियल पॉइंट, चलो थोड़ा ये है, वो तो मैंने इसमें गैप दिखा हुआ है थोड़ा सा ऐसे करके, लेकिन ये ऊपर जाएगा और जस्ट नीचे आएगा, इसके जस्ट नीचे ही होगा। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट ओ को थोड़ी देर के लिए यहां मान लें, तो इनिशियल पोजीशन तो ओ पे थी, फाइनल पोजीशन ए पर है, बीच में ये खाना खाने गया है, पानी पीने गया है, कहाँ घूमने गया है, हमें उससे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालते समय आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखनी है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर ओ ए वेक्टर ही इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। और बेटा ये किधर की ओर है बता सकते हो, ओ ए वेक्टर डाउनवर्ड है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, एच है। तो इस केस में, इस केस में, इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच ही है, डाउनवर्ड ही है ना। और वेक्टर की वेक्टर का मैंने साइन भी आपको लगा करके बताया है। जबकि इस केस में यदि हम देखेंगे तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाता है। तो मेरा जो पहला पॉइंट था, डिस्प्लेसमेंट इन मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन, एक्सप्लेन करने का मोटिव पूरा हो जाता है। डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं, आपसे एक्सपेक्टेशन है मेरी, है ना। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से देखो, हम सवाल भी करेंगे, उसमें भी आपको लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट था, ध्यान करो आप, सेकंड पॉइंट के बाद मैंने लिखा था कि फोर्स ऑन, जो सेकंड पॉइंट था हमारा, फोर्स ऑन बॉडी अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ध्यान से सुनो, बहुत प्यार से सुनो, नए नए बच्चे हो 11th में, यदि आप आए हो रिपीटर हो तो फिर भी आपको समझ में आएगा, है ना। 11th में तो थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को, थोड़ा नए नए बच्चे हो आप 11th के बच्चे, तो कैसे समझेंगे बेटा, ध्यान से सुनो कि अगर जो मैं मान लेता हूं इस पेन को छोड़ देता हूं ऐसे करके या ऊपर फेंक देता हूं, तो ये बता दो, हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में, और आपको समझना होगा क्या, हिंदी अपनी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी को ही आपको हिंदी में चीज़ें समझ में ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं, तो इसलिए हिंदी में ही बोलूँगा, हिंदी में ही सोचना है, हिंदी में ही आंसर करना भी है आपको। कि जब ये बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी या नीचे से ऊपर फेंकी, तब हवा में इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे, हवा में, छोड़ते वक्त नहीं, पकड़ते वक्त नहीं, जब ये हवा में है, बीच में है, कितने फोर्स लग रहे हो बता सकते हो, एक फोर्स लगेगा, mg लगेगा। कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगा। क्लियर है बात, ध्यान से देखो, या आप इसे फेंको, जैसे इसमें फेंका ना, जब आपने इस पे ऊपर से फेंका तो इसमें फोर्स कितने लगेंगे बॉडी में, जब ये हवा में होगा, कहां पे होगा, हवा में, mg लगेगा नीचे की ओर। क्लियर है कि बात, ऐसे लगेगा mg नीचे की ओर, और वेलोसिटी तो इसकी ऊपर थी, लेकिन फोर्स mg डाउनवर्ड नीचे लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या कम नहीं होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये इंस्टेंटेनियसली रुक गया है, तब इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तब भी इस पे एक फोर्स mg ही लगेगा। क्लियर है बात। उसके बाद जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो mg के कारण नीचे एक्सेलरेशन होगा बॉडी में, और ये नीचे mg फोर्स से के कारण नीचे डायरेक्ट लगातार आती चली जाएगी, है ना। और जितनी वेलोसिटी से, ध्यान रखना, जितनी वेलोसिटी से मोशन अंडर ग्रेविटी में फेंकते हैं, उतनी ही वेलोसिटी से वो पृथ्वी पर, अर्थ पर, ग्राउंड पर टकराती है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, फोर्स ऑन द बॉडी अंडर ग्रेविटी कितना लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड। यदि हम सेकंड की बात करें तो जब आपने छोड़ा, इसे ऐसे करके छोड़ा है, तो बेटा कितना फोर्स लग रहा है इस पे, mg लग रहा है नीचे की ओर,
mg लग रहा है नीचे की ओर, mg लग रहा है नीचे की ओर। टकराने के बाद और छोड़ने से पहले की बात नहीं कर रहे हैं हम, हवा में। कहां पर? हवा में। कितने फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है mg, किधर की ओर? नीचे की ओर। तो बेटा फोर्स कितना लगेगा? इसमें भी फोर्स लगेगा mg, कितना? डाउनवर्ड। अब हम बात करते हैं इसकी। थर्ड केस में जब आपने फेंका तब भी अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी, कितना? mg। बहुत ही आसान चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये चीजें भी आपको समझ में नहीं आती हैं। रिपीटर वाले बच्चे, मैं बता देता हूं आपको कि अब भी फोर्स कितना लग रहा है बेटा? mg फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड लग रहा है। जबकि यदि हम इस वाले केस में देखें तो जब आपने ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, तो धीरे धीरे जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फोर्स कितना लगेगा बेटा? mg लगेगा। रुक गया है तब भी mg लगेगा, फिर वापस आने लगेगा तब भी mg लगेगा। यहां हवा में होगा mg लगेगा, यहां हवा में होगा तब भी mg लगेगा, यहां हवा में होगा तब भी mg लगेगा। यानी कि फोर्स ऑन ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, जब वो मूव कर रहा है तो फोर्स कितना होता है बेटा? फोर्स होता है mg डाउनवर्ड। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको ये बातें, है ना। अब हम आगे चलते हैं। इसका मोटिव मेरा क्या था? इसका मोटिव मेरा एक सिंपल सा मोटिव था कि जो न्यूटन्स ने बताया है, न्यूटन्स ने सेकंड लॉ में क्या बताया है? नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। यानी कि यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो फोर्स डिवाइडेड बाय m। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। क्लियर है बात? एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा? इसका फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, इस वाले केस में फोर्स हमेशा क्या है? हिंदी में लिखता हूं मैं हमेशा, दैट इज ऑलवेज। फोर्स इज ऑलवेज mg डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना लग रहा है? mg अपॉन m इज इक्वल टू g। तो बेटा एक्सेलरेशन, इस मोशन में एक्सेलरेशन कितना हो गया? इस मोशन में एक्सेलरेशन हो गया g डाउनवर्ड हो गया। क्लियर है के बाद? हमेशा, ऑलवेज। लो इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख करके आप खुश हो जाते हो तो इसलिए हम इंग्लिश में भी लिखेंगे क्या? कि एक्सेलरेशन जो होगा जब आपने ऊपर से नीचे से ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका, तो यहां से O से A तक, किसके लिए बात कर रहे हैं हम? O से A तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जब तक ये हवा में रहा, इसमें mg फोर्स लगता रहेगा। चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो इंस्टेंटेनियसली रुक जाए, चाहे वो नीचे आए, हमेशा फोर्स mg लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा बेटा? g होगा, डाउनवर्ड होगा। इस बात को दिमाग में आप बैठा लीजिए। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, जिसे बच्चे, टीचर आसान समझ करके छोड़ देते हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और क्वेश्चंस में जब आप रखेंगे जब वैल्यूज, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलती क्या कर रहे हैं हम, है ना। सेकंड केस में भी बेटा फोर्स हमेशा क्या है? mg। हमेशा फोर्स क्या है बेटा? mg डाउनवर्ड। इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? mg अपॉन m, दैट इज g डाउनवर्ड ऑलवेज। क्लियर है बात? इस केस में भी फोर्स नीचे है हमेशा, इस केस में भी फोर्स हमेशा नीचे है ना। चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो नीचे जाए, चाहे वो नीचे जाए, वो कितनी स्पीड से जाए, फोर्स इज ऑलवेज mg। दोनों केस में मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो g डाउनवर्ड होगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको बात। क्या बात क्लियर होनी चाहिए? कि यदि बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी में है तो अर्थ उस पर mg फोर्स लगाती है और mg को m से डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का, इन चारों केसेस में कितना होगा बेटा? g डाउनवर्ड होगा। बिल्कुल क्लियर है बात, है ना। ये तो बात क्लियर हो गई। अब थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, थर्ड पॉइंट कौन सा बताया था? थर्ड पॉइंट बताया था हमने आपको मैं इसमें लिख देता हूं, साइन कन्वेंशन बताया था। क्लियर है क्या बात? इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, है ना। थर्ड पॉइंट लिख देते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो करेक्ट वे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का, उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का लिखने का? फर्स्ट जो है इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना। s इज सेकेंड जो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
2a डॉट एस होती है। ये 3 इक्वेशन मोशंस की होती हैं। ध्यान रखना है, आपने जो 9th या 10th क्लास में या कहीं और सीखा है कि मैं फटाफट v बराबर u प्लस ए टी लिख दूं और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दूं और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख दूं, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। मैं लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूं, है ना। आपको कैसे लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है। क्लियर है बात। जो फर्स्ट इक्वेशन होती है बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी क्या है, इन फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन वेक्टर, s क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये जो फर्स्ट और, तो इसलिए आपको इस तरीके से तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो जब इसे लिखना ही नहीं है तो इसे हम साफ ही कर देते हैं, है ना। तो साफ कर देते हैं। दूसरा, अब ध्यान से देखो, ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन है मोशन की, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये वेक्टर इक्वेशन। क्लियर है क्या बात। जबकि ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये है स्केलर इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन और स्केलर इक्वेशन का मतलब कि वेक्टर हैं, ये दोनों इक्वेशन वेक्टर की हेल्प से सॉल्व होंगी और ये क्या है, स्केलर इक्वेशन होगी। ध्यान देना, जब हम इसे अप्लाई करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी के अभी मैं इस पॉइंट में ये लिखा देता हूँ कि यदि आप इस इक्वेशन को अप्लाई करते हो, यदि आप इस इक्वेशन को अप्लाई करते हो तो इस इक्वेशन से जो आपको मिलेगी वो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन जो है वेक्टर इक्वेशन है, यदि आप इसका अप्लाई करते हो तो जो आपको v मिलेगा वो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है। जबकि आप थर्ड इक्वेशन को यदि यूज करते हो तो आपको इससे जो मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, थर्ड इक्वेशन से आपको मिलेगी स्पीड, है ना। ये कोई पॉइंट बताता नहीं है आपको, है ना। थर्ड पॉइंट से क्या मिलेगा, थर्ड इक्वेशन से क्या मिलेगी बेटा, स्पीड ही मिल जाएगी। क्लियर है बात। वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड इज ऑलवेज स्केलर एंड इट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको एक थर्ड पॉइंट में जो मैंने बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन को सही लिखने का तरीका बेटा यही होता है। क्लियर है बात। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट था वो था साइन कन्वेंशन। क्या था बेटा, साइन कन्वेंशन। मैं इसे साफ कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरे को इसकी आवश्यकता है। नीचे वाला तो मैं साफ नहीं कर रहा हूं, आप लिख लो बेटा साइन कन्वेंशन, है ना। लिखो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पहला पॉइंट लिख लो आप कि, लिख लो आप साइन कन्वेंशन क्या है बेटा। साइन कन्वेंशन लिखो, फर्स्ट पॉइंट, एज्यूम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन। एज्यूम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन। इसे क्या मान लेंगे, जहां से भी हम किसी बॉडी को थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे उसे क्या मान लेंगे बेटा, ओरिजिन मान लेंगे। सेकंड क्या है, टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है और नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लेना है बेटा, नेगेटिव मान लेना है। क्लियर है बात। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखा देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ही तो केस है अपने पास। तो इस केस में जब आप ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंकोगे तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, यही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। इसे क्या मान लेंगे हम, ओरिजिन मान लेंगे। सेकंड में ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ध्यान देने वाली बात है, जब आपने नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया तो यदि मैं आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा इट इज ऑलवेज g डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में, एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हमने क्या बोला है, एज्यूम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, कहां से ड्रॉप किया है, यहां से, तो वो तो लिखा ही था, मैं इसे ओरिजिन भी लिख लेता हूं, ठीक है। और ऊपर की डायरेक्शन को क्या एज्यूम करूं बेटा, मैं ऊपर की डायरेक्शन को एज्यूम करता हूं पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या एज्यूम करना है बेटा अपने को, नेगेटिव। क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से, डाउनवर्ड डायरेक्शन यदि नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन तो हमेशा g डाउनवर्ड है, तो इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। क्लियर है बात। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड और फोर्थ में भी देखो बेटा, थर्ड में देखो
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, तो इसे क्या एज्यूम कर लेंगे हम, ओरिजिन, और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव, है ना। एसेलेशन हमेशा नीचे की ओर है दोनों केस में, तो एसेलेशन इसमें भी क्या जाएगा, -g, डाउनवर्ड आ जाएगा। जबकि इस वाले केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो यहीं पर है, तो ऊपर की डायरेक्शन को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को क्या लेंगे हम, नेगेटिव। नीचे की डायरेक्शन में एसेलेशन क्या है, g, डाउनवर्ड, तो एसेलेशन क्या जाएगा इस केस में भी, -g ही आ जाएगा। तो एसेलेशन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों केस में एसेलेशन -g आप रखेंगे, क्योंकि एसेलेशन डाउनवर्ड होता है हमेशा, और आपने अजम्पशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया है, इसलिए एसेलेशन की वैल्यू -g ही आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में जो अभी लिखी थी हमने उसमें रखनी पड़ेगी। क्लियर है बात। अब मैं आता हूं थोड़ा सा और, मैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। क्या कि मैं यदि आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो ध्यान से देखो बेटा, इनिशियली पॉइंट कहां पर था, यहां पर, और फाइनली भी यहां पर आ गया। तो फर्स्ट वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो s कितना रखेंगे बेटा इसमें, s इसमें रखेंगे 0। किस केस में, इस वाले केस में, फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट 0। जबकि ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट यहां था, फाइनल पॉइंट यहां था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, OA वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कितना, h, और क्या लिखा था मैंने, डाउनवर्ड। OA वेक्टर क्या है बेटा, डाउनवर्ड, और नीचे की ओर एसल डिस्प्लेसमेंट है नीचे की ओर, और नीचे की डायरेक्शन को क्या एज्यूम करा है, नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -h। व्हाट इज h, h इज द हाइट ऑफ दिस टावर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो h है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रखेंगे, -h रखेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, अब हम आते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में यदि हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट OA वेक्टर यानी h डाउनवर्ड हो गया, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h। क्लियर है। इसी तरीके से इसमें और इसमें इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, OA, और किधर है वो डाउनवर्ड, मैग्नीट्यूड कितना h, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी -h होगा। यानी कि इस केस में, इस केस में, इस केस में डिस्प्लेसमेंट तीनों केस में कितना है बेटा, -h। कब, जब आपने इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। कभी कभी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव लेते तो दोनों के साइन बदल जाते, है ना। तो ये +a बराबर -g और a बराबर +g भी हो सकता है। कब, जब आप इन दोनों पॉइंट को इंटरचेंज कर दो, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन को यदि आप नेगेटिव ले लो, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लो, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो एसेलेशन कितना हो जाएगा, नीचे की ओर पॉजिटिव +g हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी +h हो जाएगा। सेम इन केसेस में भी हो जाएगा। लेकिन हमारे 99.9% क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो इस अजम्पशन से बहुत आसानी से समझे या सॉल्व नहीं किए जा सकते। इसलिए हमने ऊपर की डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव ले लिया है और नीचे की डायरेक्शन को हमेशा के लिए नेगेटिव ले लिया है। आप इसका उल्टा भी करके आंसर आसानी से ला सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी यदि आप नए स्टूडेंट हैं और जल्दी से तेजी से सॉल्व करना चाहते हैं, तो केवल और केवल आप इन 3 पॉइंट को ही पकड़ करके चलिए। क्लियर है बात। तो बच्चों, बिल्कुल मेरा फर्स्ट जो मोटिव था, है ना, अभी अपना जो है आधा घंटा हो गया है। आधा घंटे में मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई सवाल नहीं कराया, केवल और केवल कॉन्सेप्ट बताया है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपर देखते हैं तो डेफिनेटली आप पूरा देखिए और निश्चित रूप से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्लियर है बात, ये बात है। तो अब हम जितना भी हमने बेटा ये एक्सप्लेन किया है, अब हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम इन्हें सॉल्व कर, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तभी जा करके हमारा जो पढ़ने का और आपका पढ़ने का और हमारा पढ़ाने का जो मोटिव है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, यदि आपने बम्बोले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे जाकर के बम्बोले एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के हम
वीडियो लेक्चर टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, है ना। तो मेरा तो प्रयास यही रहता है कि बच्चों को आसानी से, प्यार से कम टाइम में अच्छे से ज़्यादा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर की जाए। ठीक है, तो आप हमेशा मोटिवेट रहिए, हमें टीचर्स को भी मोटिवेट करते रहिए, अपना लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कीजिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, अपने डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो सबसे पहले प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, क्या, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम height reached by the particle and velocity when it hits the ground again of the particle as shown in the figure, है ना। अंग्रेजी में काफ़ी लिख दिया है अपन ने, ठीक है, लेकिन अब हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे कि मान लेते हैं आपने किसी पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया। क्लियर है क्या बात। अब बेटा ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है तो ये जाता तो नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कहीं पे जा करके 0 हो जाएगी। क्लियर है बात, ये बात है। अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसे u मान लेता हूँ और बाद में 50 मीटर पर सेकेंड रख देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर देता हूँ और बेटा बता भी देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एजम्पशन किया था, एजम्पशन हमने क्या किया था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मानना है बेटा, ओरिजिन मानना है। ऊपर की डायरेक्शन को क्या मानना है, पॉजिटिव लेना है। नीचे की डायरेक्शन को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि शुरू में पढ़ रहे हैं, आसानी से पढ़ रहे हैं, आसान पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मेथड नंबर 1, कौन सा केस है बेटा, ये हमारा केस 1 है, जब हम ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंकेंगे। क्लियर है बात। तो बेटा मेथड नंबर 1 में आप देख लीजिए, यदि मैं इसे u = 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंकता हूं तो इसे ओरिजिन लगा, मान लिया इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव। तो देखो जब ये हवा में होगा तो फोर्स कितने लगेंगे, 1 लगेगा, mg लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, g डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो -g मैं लिख देता हूं। क्लियर है क्या बात, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, चलो बस ये गलत तरीका था लिखने का, दिस इज द राइट वे। ठीक है, दूसरा O से B मान लेता हूं मैं, है ना, O से P मान लेता हूं ऐसे करके, तो O to P, है ना। अपने को फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, क्या लगा दें, v = u + at, लेकिन वेक्टर इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है यहाँ पे 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, +u, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की ओर, क्या लिख दूं, -g × t, तो t कितना आ गया, u/g। इसका मतलब ये जो t आया है बेटा, कौन सा t आया है, O से P तक का T आया है। दूसरी बात, जितना टाइम ये जाने में लेगा उतना ही टाइम ये आने में भी लेगा, यानी कि फिर से O से A पर, मतलब O से O पर ही आ जाएगा, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2u/g होगा, है ना। तो फर्स्ट केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो 2u/g आता है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे u की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50, 2 × 50, g की वैल्यू यदि 10 ले लूँ तो कितना आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 10 सेकेंड। इसका मतलब 5 सेकेंड जाने में लगेंगे, 5 सेकंड आने में लगेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बेटा, 10 सेकंड हो जाता है। ये तो हो गया मेथड नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। क्लियर है क्या बात। दूसरा, अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं। दूसरे मेथड में क्या करेंगे हम कि मेथड 2 में देखो बेटा, हम लगा देंगे s = ut + ½ at²। यदि हम अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। ध्यान से देखो, हमें O से P जाना है, P से A जाना है। हम रास्ते में खाना खाया, पार्टिकल ने पानी पिया, कुछ भी करा, O पर था इनिशियल और O पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकेंड थी, तो +50 मान लेते हैं। और टोटल टाइम तो हमने t मान लिया है, कहाँ से कहाँ तक का टाइम,
ओ से पी से ए तक का डायरेक्ट एक बार में ही टाइम आ जाएगा। कितना, इसे 50 लिखते हैं, टी लिखते हैं, प्लस एक्सेलरेशन तो माइनस जी रहेगा ही रहेगा और ये टी स्क्वायर हो जाता है। इसमें से टी यदि आप कॉमन ले लो मैथ्स के स्टूडेंट, यदि आप कमज़ोर हो तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, और टी इधर जा करके जीरो हो जाएगा तो बचेगा ये 50 = 5t और टी आ जाता है बेटा 10 सेकेंड। यानी टोटल टाइम जो आ जाता है बेटा वो कितना आ जाता है, t = 10 सेकेंड एक बार में ही आ जाता है। जबकि यहाँ पर क्या किया आपने, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए इसे दो पार्ट में डिस्कशन किया। क्या, ओ से ए, ओ से पी, पी से ए, 5 सेकेंड आने में 5 सेकेंड जाने में, ये भी अच्छा तरीका है। और इस इक्वेशन से निकालने में केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो, आंसर एक बार आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सॉलिड तरीका होता है। क्लियर है क्या बात। दूसरा, अब हमें क्या निकालना है, हाँ देखो मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी हमारे पास इसमें दो मेथड हो सकते हैं। दो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से सुनो, है ना। देखो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या, ओ से पी, है ना। मेथड नंबर 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे साफ नहीं करते हैं अभी, थोड़ा सा यूज हो सकता है ना। मेथड नंबर 1 में देखो ये u दे रखा है, ये v दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u 0 है, u 50 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन तो हमेशा g डाउनवर्ड है वो पता है। तो कौन सी इक्वेशन लगा दूं, v² = u² + 2a.s, a.s लगाना पड़ेगा। फाइनल स्पीड कितनी हो गई पार्टिकल की, 0, ये स्पीड है। इनिशियल स्पीड कितनी थी, 50² + 2, एक्सेलरेशन कितना था, -g। ओ से पी तक डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या, मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाती है, h हो जाती है। तो बेटा ये तो देखो ध्यान से सुनना बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, ओ पर था, पी पर पहुंच गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऊपर की ओर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना h है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, +h हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, -2 × 10 +h, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 और h आ जाएगा आपका 125 मीटर आ जाएगा। दिस इज द मेथड नंबर 1 टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। क्लियर है बात। अब हम मेथड नंबर 2 यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह हमारे पास कम बची है ना। मेथड नंबर 2 कैसे निकालेंगे बेटा, कि हम O से P तक हम क्या लगा दे, S = ut + ½ at² लगाएं। लेकिन सही तरीका तो यही है लिखने का कि जो डिस्प्लेसमेंट है O से P वो ऊपर की ओर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट +h लिखा जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर कितना है बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, इसलिए इसे 50 लिखा जाएगा, है ना, +50 लिखा जाएगा। टोटल टाइम O से P तक का टाइम कितना आया था, 5 सेकेंड आया था। कहाँ गया याद ना, कितना था, 50/10 = 5 सेकेंड, है ना। तो O से P तक का टाइम कितना है बेटा, 5 सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 और T का मतलब 5², तो 5×5 = 25 माइनस कितना आ गया, 5×5 = 25, 125, तो 250 माइनस 125, 125 मीटर आंसर इसका आ जाता है। क्लियर है क्या बात। तो ये कहानी हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट आ गई, कितने तरीके से आई, 2 तरीके से आई। कैसे, v² = u² + 2a. ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, और s = ut + ½ at² से आ जाता है। ठीक है, ये बात है। अभी तो इसमें छोटा सा पॉइंट और रह गया है, और वो पॉइंट क्या है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड अगेन। ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से सुनना, समझ के सुनना और पूरा सुनना, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक सुनना। अगर जो आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे वीडियो को तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाए। तो आराम से बैठो, यदि आपके पास फुल टाइम है तभी वीडियो को देखो, तभी पढ़ाई करो, ठीक है। देखो, है ना, वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड अगेन, है ना, अगेन ऐसे करके लिखें। तो कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। वैसे तो मैंने बता दिया है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जिस पॉइंट से वो गुजरता है उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी उतनी ही होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। O से P से A
तक टोटल टाइम कैपिटल टी लिख दें, कितना लगा 10 सेकंड लगा, तो लगा देंगे हम कौन सी इक्वेशन लगाएं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं, है ना। तो टोटल टाइम कितना है 10 सेकंड लगा। फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन कितना -10, टोटल टाइम कितना 10, तो वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, दिस इज 50 माइनस 100 कितनी आ गई वेलोसिटी, -50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन, माइनस ये वाली इक्वेशन वेलोसिटी देती है बेटा, है ना, और ये वेलोसिटी देगी तो अपने को क्या कर देना है, वेलोसिटी में माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड तो इसका 50 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी नीचे की ओर हो जाती है, इसका मतलब यही होता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको पहला क्वेश्चन जो है क्लियर होना चाहिए, काफ़ी क्लियर होना चाहिए, है ना। अब हम, ये तो फर्स्ट केस था, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन ये मैंने फ्रेम किया हुआ है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑल्सो द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड अगेन ऑफ द पार्टिकल एज शॉन इन द फिगर, है ना। पार्टिकल की ध्यान से समझ लेना, 100 मीटर का टावर है, u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया हुआ है, और जब वो ग्राउंड पे पहुंचे तब तक का उसका टाइम निकालना है, साथ में आपको इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना। हो सकता है थोड़ी सी इसकी इंग्लिश कंफ्यूजन कर रही हो आपको, तो मान लेते हैं कैसे कि ये जो टावर है ये कितने मीटर का है बेटा, ये टावर है 100 मीटर का, 100 मीटर का आपका टावर है, और ये ग्राउंड है ना, दिस इज ग्राउंड, और u इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल को ड्रॉप आपने कर दिया है। जब आपने पार्टिकल को बेटा ड्रॉप कर दिया है तो आप बता सकते हो मेरे को कैसे करना है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन लिखाया था क्या, कि यू हैव टू एज्यूम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन। तो हमने इसे कहाँ से छोड़ा, ये ओरिजिन हो गया, ऊपर की डायरेक्शन को क्या ले पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को क्या ले नेगेटिव। जब वो आएगा तो आ करके यहाँ पर ए पर टकराएगा और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। क्लियर है बात। तो फोर्स कितना लगेगा जब वो हवा में है, mg लगेगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड mg होगा तो एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड को आपने नेगेटिव ले लिया है तो एक्सेलरेशन कितना लिख दूं, -g लिख दूं। दूसरी बात, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीचे की ओर है और नीचे की ओर को माइनस ले रखा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -h हो जाएगा, ऐसे लिख दो -h हो जाएगा। वैल्यू हम बाद में रख देंगे। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, यदि आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हो तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी हवा में वो कितनी देर रहा के लिए क्या लगा दें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगा देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो तो मैं लिखना ही भूल गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा नीचे की ओर -h, 0 प्लस एक्सेलरेशन तो क्या होगा -g, और टोटल टाइम t² लग जाता है, तो h इज इक्वल टू हाफ gt²। ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये रिलेशन जब पार्टिकल हाइट h से ड्रॉप किया जाता है तो बहुत बार यूज़ करने के लिए आता है कि h इज इक्वल टू हाफ gt², और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होगा 2 से इधर मल्टीप्लाई करके √2h अपॉन g के इक्वल हो जाता है। इस क्वेश्चन में यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा 2, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और g की वैल्यू होती है बेटा 10, तो √20 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 2√5 सेकेंड इसका आंसर आ जाता है। यानी कि जो अर्थ पे टकराएगा 2√5 सेकंड के बाद टकराएगा। क्लियर है क्या बात। तो यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही इसका तरीका है डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से निकालने का। क्लियर है बात। दूसरा इसमें पूछा होता है कि वेलोसिटी भी बताइए, कि जब वो यहाँ टकरा रहा तो वेलोसिटी भी बता दो। तो इसके दो तरीके हैं बेटा, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी को। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 लगा करके v बराबर u प्लस at से, तो ध्यान दो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है बेटा 0 है, तो ये तो 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना है बेटा -g, और टोटल टाइम कितना है o से a तक का टोटल टाइम है
2√5, तो -10 इंटू 2√5 इज इक्वल टू -20√5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देने वाली बात है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जब वो टकरा रहा है तो नीचे की ओर है, उसका मैग्नीट्यूड 20√5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्लियर है बात? दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, इसे मेथड नंबर 1 लिख लो। मेथड नंबर 2 भी बहुत आसान है और वो निकलेगा v² = u² + 2a.s की हेल्प से निकलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होती है और थर्ड इक्वेशन स्केलर इक्वेशन होती है। इसमें स्पीड मिलती है, इसमें वेलोसिटी मिलती है, जब भी नेगेटिव साइन आता है। अब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दे रखी है क्योंकि ड्रॉप किया हुआ है पार्टिकल को। दूसरा +2 एक्सेलेरेशन -g होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? नीचे की ओर कितना लिख दूं? -h। तो v² = 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2gh और वेलोसिटी आ जाती है √2gh। यदि मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो √g की जगह 10h की जगह कितना लिखूं बेटा? 100। और ये कितना आ जाता है बेटा? ये कितना आ जाता है? h वेलोसिटी है ना, तो कितना आ गया ये? 10 और 20√5 मीटर पर सेकेंड। वही तो आना था नहीं। तो ये जो आती है ये स्पीड आती है मेरे बच्चों, ये क्या आती है? स्पीड आती है। और इस इक्वेशन से इससे वेलोसिटी निकलती है। दोनों में मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है? सेम है, लेकिन साइन अलग अलग आ रहे हैं। रीजन क्या है? हमने इसे यूज किया है तो स्पीड निकलेगी। रीजन क्या है? हमने इसे यूज किया है तो वेलोसिटी ही निकलेगी। ठीक है, तो यही केवल और केवल इतना ही पूछा है इस क्वेश्चन में, तो है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट जो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यदि आप करते हो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना दिया है मैंने, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव कर दिया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। जो थर्ड केस में था कि हम किसी टावर से नीचे की ओर किसी बॉल को थ्रो करें, तो फाइंड करना है आपको इन द फिगर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑल्सो एंड द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड अगेन ऑफ द पार्टिकल एज शोन इन फिगर, है ना। वही सेम क्वेश्चन है, बस फिगर में थोड़ा सा चेंज आ गया है। फिगर में क्या चेंज आया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास ये टावर है ना। इधर बनाते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास ये टावर है, हाइट h इसकी 120 मीटर दे रखी है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लेते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड हो जाता है और इनिशियल वेलोसिटी u इसकी दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड से हमने इसे फेंका है। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो O से जब आप फेंकोगे तो नीचे की ओर आएगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? v हो जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान करके ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। जब हम नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे तो फोर्स तो बॉडी पे हमेशा mg डाउनवर्ड लगता रहता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हमेशा -g होगा। साथ में इनिशियल पोजीशन O और A फाइनल पोजीशन को यदि आप मिला दो तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो नीचे की ओर होगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -120 मीटर हो जाएगी। इसके साथ में इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो नीचे की ओर है। किधर की ओर है? नीचे की ओर। कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया हुआ है, तो -10 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो उसके लिए हम टाइम निकालना है तो उसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे s = ut + ½ at²। यदि दूसरी इक्वेशन आप लगा सकते हो तो मुझे बता दो। यही इक्वेशन लगेगी। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हम कौन सी इक्वेशन कहाँ पर यूज़ करें, कैसे बताएं। बेटा प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो s डिस्प्लेसमेंट कितना रख दूँ? -120। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रख दूँ? -10। टोटल टाइम t हो गया, प्लस एक्सेलरेशन तो -g है और टोटल टाइम t² है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 120 = -10t -5t², माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा। 5 से भी डिवाइड दे देते हैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 30 प्लस t², तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है -24। तो t² प्लस कितना? 60 -4t। फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने आने चाहिए आपको। तो t + 6
-4t+6 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर आते हैं t-4t+6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका जो फैक्टर आता है वो कितना आ जाता है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और एक का आ जाता है t इज इक्वल टू -6 सेकेंड। तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो व्हाट विल वी टेक, वी विल टेक t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो बेटा ध्यान से देखो, 4 सेकेंड में हमें 4 सेकेंड पर ये टकराता है, तो अब हमें इसकी वेलोसिटी v निकालनी है। तो फिर से दो तरीके से हो सकते हैं। मेथड 1 में क्या कि हम v इज इक्वल टू u प्लस at यूज करें, क्लियर है क्या बात। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, नीचे की ओर थी, और नीचे की ओर को -10, एक्सेलरेशन नीचे की ओर था, और टोटल टाइम कितना हो गया बेटा 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी होगी, -50 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये बेटा वेलोसिटी जो आ रही है किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तो इसका 50 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की ओर है, क्योंकि नीचे की ओर की हमने एज्यूम किया हुआ है डायरेक्शन को नीचे की ओर से। दूसरा मेथड जो होगा वो किससे होगा, v² = u² प्लस 2a.s से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे तो हमारी क्या निकलती है बेटा, वेलोसिटी निकलती है। इससे हमारी क्या निकलेगी, स्पीड निकलेगी। देख लेते हैं कितनी आती है, u10 का स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है -g, डिस्प्लेसमेंट कितना है -h, तो कितना हो जाएगा 100, माइनस माइनस प्लस यानी 2 × 10, और h कितना है बेटा 120, और ये आ जाता है 100 प्लस 2 4 12 तो 24, ये आ जाता है 2500 v²। तो v जो आ जाता है वो 50 मीटर पर सेकंड आ जाता है, यानी कि जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी बेटा 50 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। यदि आपको इसकी वेलोसिटी लिख लेना है तो लिख देना 50 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, ऐसे आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, यही तरीका है इसे करने का। ठीक है, तो देखो बेटा ये केस नंबर 3 भी हो गया। एक केस और बचता है, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे कि कुछ केसेस को हम डिस्कस कर देते हैं। चारों के चारों केसेस को आपको समझने में फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, कौन सा केस है कि आप 10 मीटर पर सेकंड से यदि किसी टावर को जैसा डायग्राम में दिखाया गया है ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो ध्यान से देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये केस नंबर 4 है जो हमने डिस्कशन किया था शुरू में कि हाइट कितनी है टावर की, 120 मीटर हाइट है, और बेटा ये तो है ग्राउंड, और इसे हमने फेंका है ऊपर से 10 मीटर पर सेकंड से, तो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान करके ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सेलरेशन -g होगा, डिस्प्लेसमेंट अब तो हमने इतना लिख दिया है कि इनिशियल ये है, फाइनल ये है। डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर डायरेक्शन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, लेकिन यहाँ u देखो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर हो जाती है, और ऊपर की ओर को हमने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ ये +10 मीटर पर सेकंड आएगी। पिछला वाला क्वेश्चन मिला लो, इस वाले क्वेश्चन को मिला लो, दोनों में डिफरेंस केवल और केवल u का है। उसमें डाउनवर्ड था, इसमें अपवर्ड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यदि आप देखो तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ut प्लस हाफ at² लगाएंगे। मैं बता देता हूँ आपको, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालते हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालते हैं, फिर ये टाइम निकालते हैं। वो भी तरीका सही है, लेकिन थोड़ा सा बेकार तरीका है। हम डायरेक्ट एक बार में ही इसका आंसर इस इक्वेशन से ले आएंगे। कैसे कि भाई s बराबर ut पता रख दो, s में डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, o से a तक का डिस्प्लेसमेंट पता है कितना, -120। इनिशियल वेलोसिटी पता है ऊपर की ओर, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है 10, टोटल टाइम तो नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है t², तो -120 10t -5t², 5 से डिवाइड करके थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, -24। फैक्टराइज करेंगे 60 + 40 -24 = 0, t -6 + 4 और t -6 = 0। तो जो फैक्टर बनते हैं बेटा t -6 t + 4 = 0। तो t की वैल्यू 6 सेकंड आती है और इससे t की वैल्यू -4 आती है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है बेटा, 6 सेकंड आ जाता है। ध्यान रखने वाली बात है। अब हमें ये निकालना है
कि जब ये यहाँ पे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। दो तरीके हैं, दो कौन से तरीके, ध्यान से देखो। मेथड 1 लगा देता हूं मैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को u पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस 10 लिख दूंगा। एक्सेलेरेशन माइनस g होता ही है हमेशा, और टोटल टाइम कितना है 6, तो बेटा कितना आ जाएगा 10 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाता है माइनस 50 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाती है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है क्या बात। अब दूसरी बात यह है कि अब हमें दूसरा तरीका भी सोच लेना है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस की हेल्प से भी हम इसे कर सकते हैं। लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा, इससे तो मिला हमें वेलोसिटी, लेकिन इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा बेटा, स्पीड मिलेगा। तो u की वैल्यू रख देता हूं मैं, कितनी 10 स्क्वायर माइनस g और माइनस h, 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 120 कितना जाता है 2500 v स्क्वायर, और v की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। तो ये तो बेटा स्पीड है, लेकिन जब ये टकराएगा तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लिखोगे वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, लिख देना इंग्लिश में, लिख देना डाउनवर्ड। क्लियर है के बाद, तो डाउनवर्ड इसकी वेलोसिटी आ जाती है। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जब ये 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो वेलोसिटी 0 होगी, इस पॉइंट पर आएगा तो 10 मीटर पर सेकंड से आएगा। तो जब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से है तो पिछला वाला क्वेश्चन ही बन गया और ये 50 मीटर पर सेकंड से आकर के टकरा जाएगा। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से हमने इस लेक्चर में चारों टाइप के केसेस को, मोशन अंडर ग्रेविटी को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश की है। मैंने भी समझाने की कोशिश की है। आप इसी लेक्चर को पूरा प्रॉपर देखिए, है ना, एक एक पॉइंट आप समझिए, कॉपी पे लिखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यदि बम्बोले एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा कर लो। जब भी हम कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करें, कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नीट और जेईई एग्जामिनेशन पोस्ट करें, सो दैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फास्ट एंड द करेक्ट इंफॉर्मेशन वी विल प्रोवाइड, इट इज अवर गारंटी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।